अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बाइट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। पेशे खिदमत है कहानी पिछल पैरी किस्त नंबर 4। उधर ये लोग सुबह ही सुबह वापस चले गए। प्रीति की वजह से सब ज़हनी तौर पर परेशान हो गए थे, लेकिन विनेश का दिल यहाँ से जाने को नहीं चाहता था। जो कुछ उसकी आंखों ने देखा था, उसके दिल ने फरमाइश की थी कि इस मंजर को बार बार देखा जाए। क्या दिलकश चेहरा था। हालांकि उस चेहरे के बारे में जो कहानी कुसुम और कांता ने सुनाई थी वो भयानक थी, लेकिन जवानी की उम्र में यही तो खराबी होती है, किसी वहशत और किसी दहशत को खातिर में कहाँ लाता है। दिल की आवाज़ तो कुछ और ही कह रही थी, लेकिन फिर वो भी प्रीति वगैरह के साथ वापस आ गया था। प्रीति को उस अस्पताल में लाया गया था जहाँ विनेश की माँ डॉक्टर थी। विनेश की वजह से ही यहाँ प्रीति की मरहम पट्टी की गई और उसके बाद उसे घर ले जाया गया। अब बाकी मामलात निशा और रितु वगैरह को देखने थे, क्योंकि इन्हें ही जवाबदेही करना थी। विनेश अपने तौर पर सोचता रहा। उधर कुसुम और कांता ने दिवाली से दरख्वास्त की थी कि वो इस वाक़या को भूल जाए और किसी से इस मौजू पर बात ना करे। दिवाली को उस ड्रामे के 50 रुपए मिले थे। उसे क्या गर्ज थी कि किसी से कुछ कहती। 2-3 दिन गुजर गए थे इस बात को। फिर एक दिन सुबह को वो घर के बैरूनी हिस्से की सफाई कर रही थी। तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई भी इस तरफ मौजूद नहीं था कि एक कार घर से थोड़े से फासले पर आकर रुकी और उसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। दिवाली यूं ही बेख्याली के अंदाज में उसे देखने लगी। नौजवान इसी तरफ आ रहा था। न जाने कौन है, हो सकता है इस घर में ही किसी से मिलने आया हो। लेकिन फिर उसे एकदम ये एहसास हुआ कि इस नौजवान को वो पहले भी देख चुकी है, और एकदम उसे ये भी याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो उस रात को एक चुड़ैल का तमाशा देखने के लिए दूसरे लोगों के साथ आया था, यानी कुसुम और कांता का मेहमान। वो इसी तरह खड़ी सोच में डूबी रही और नौजवान उसके करीब पहुंच गया। दफातन ही उसने नौजवान के चेहरे पर अजीब से तासुरात देखे। गालिबन उसने भी दिवाली को पहचान लिया था। वो इस तरह पथरा गया था जैसे उसे सकता हो गया हो। दिवाली को भी भागने की ना सूझी। ये बात उस वक्त उसके जहन में नहीं आई थी कि उसे इस नौजवान के सामने नहीं आना था। इसके लिए तो कुसुम और कांता ने मना कर दिया था। नौजवान उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब उस पर से महवियत का आलम खत्म हो गया था। उसने दिवाली की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम। और फिर उसकी निगाहें दिवाली के पैरों पर पड़ी तो वो घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा और थूक निगलते हुए बोला, तुम कौन हो? दिवाली गुमसुम और खामोश खड़ी थी। न जाने क्यों उसे विनेश के सामने एक शर्म और एक अजीब सी कैफियत का एहसास हो रहा था। घर में भी लड़के थे, उसके कज़न और उनके नौजवान दोस्त भी आया जाया करते थे, लेकिन बस दिवाली का किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसे कभी किसी अजनबी नौजवान लड़के से बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो खामोश खड़ी ज़मीन को देखती रही। विनेश ने आगे बढ़कर फिर कहा, बताओगी नहीं तुम कौन हो? ये कहते कहते उसकी निगाहें दिवाली के पैरों पर पड़ी और वो फितरी तौर पर खौफ का शिकार होकर कई कदम पीछे हट गया और उसके मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। उसकी इस कैफियत से अचानक ही दिवाली को रात वाली बातें याद आ गई। उस रात जो कुछ हुआ था उसमें ये नौजवान भी शरीक था, और उसके साथ साथ ही उसे ये भी याद आ गया कि कुसुम और कांता ने उसे मना किया था कि कभी इस बात को वो सामने ना लाए, और वो एकदम घबरा सी गई। विनेश ने फिर कहा, देखो तुम जो कोई भी हो,
मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। अगर तुम चुड़ैल भी हो तो मैं तुम्हारे हाथों हर नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। देखो मेरी बात सुनो। अचानक ही बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी तो विनेश चौंक कर पलटा और दिवाली को मौका मिल गया। वो झाड़ू उठाकर फुर्ती से भागी। पहले एक दीवार की आड़ में हो गई, उसके बाद दरख्तों की ओट में, और फिर वहां से दौड़ती हुई अपनी रिहाइशगाह में आ गई। उधर विनेश ने कुसुम और कांता को देख लिया था जो कहीं बाहर से आ रही थी। उन्हें देखने के बाद वो पलटा और फिर बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि दिवाली का अब वहां नामो निशान नहीं था। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसकी निगाहें दूर दूर तक भटकने लगी, लेकिन दिवाली का कहीं नामो निशान नहीं था। इतनी देर में कुसुम और कांता भी करीब पहुंच गई। दोनों ने विनेश को पहचान लिया। कुसुम तेजी से आगे बढ़कर बोली, अरे विनेश जी, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? और वो गाड़ी आप ही की है ना? आपने इतनी दूर क्यों खड़ी कर दी है? विनेश को एकदम जैसे होश आ गया। उस वाकया ने उसे कुछ देर के लिए तो बिल्कुल ही मबहूत कर दिया था, लेकिन अब वो फौरन संभल गया। सूरत हाल के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि असल सूरत हाल क्या है। अपने आप को संभाल कर उसने गर्दन झटकी और बोला, बस कुसुम जी, एक खास काम से हरदीपपुर जाना था। रास्ते में आपका गांव पड़ता है। आप लोगों की याद आई तो मैंने सोचा कि 10 मिनट के लिए आपसे भी मिलता चलूं। गाड़ी बाहर इसीलिए खड़ी कर दी थी कि ज्यादा देर तो बैठना नहीं था। वाह भाई, जब हमारे गांव से गुजर रहे हैं आप, तो फिर आपकी तो नहीं चलेगी ना। बैठना तो पड़ेगा आपको हमारे पास, कुछ खाना पीना भी पड़ेगा। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है कि आप इधर आए और ऐसे ही चले जाए? कुसुम के लहजे में लगावट पैदा हो गई थी। वैसे भी जब पहले ये लोग आए थे तो कुसुम ने खास निगाहों से विनेश को देखा था। ये नौजवान लड़का, जिसके बारे में उसे पता चला था कि किसी डॉक्टर माँ का बेटा है और खुद भी डॉक्टर बन रहा है, कुसुम को बहुत पसंद आया था और उसने कई बार उसके बारे में सोचा था, लेकिन बस सोचे सोच की हद तक ही थी। इस वक्त वो उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। लेकिन विनेश तो आया ही किसी और लगन में था, और जिस लगन में वो आया था वो पूरी भी हुई थी, लेकिन पूरी नहीं कहा जा सकता था उसे। वो अभी तक सहरज़दा था और दिवाली के गायब हो जाने पर हैरान भी। ताहम उसने कहा, नहीं रुक तो नहीं सकता इस समय। आप सुनाइए, कैसी हैं आप लोग? बहुत जल्दी में हैं आप क्या? हाँ, आप यकीन करें ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए, प्रीति कैसी है? अब तो ठीक है, चोट जरा ज्यादा आई है बेचारी को। असल में होंठ जो कट गए हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि कहीं कोई निशान वगैरह न रह जाए। सर की चोट तो खैर बालों में छुप भी सकती है। बड़ा ही दुख भरा वाकया है। हम लोग तो खुद भी अफसुर्दा हैं। एक बात बताइए, बल्कि आप दोनों बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो चुड़ैल या पिछल पैरी क्या चीज थी? क्या मतलब? कुसुम और कांता के चेहरे पर एक हल्की सी खौफ की लहर आकर लौट गई थी कि कहीं ये राज खुल ना जाए। आप मुझसे सच बोलेंगी ना? विनेश ने अजीब सी अंदाज में कहा। हाँ भाई, क्यों सच नहीं बोलेंगे? क्या वो वाकई चुड़ैल थी? विनेश ने सवालिया अंदाज में पूछा। क्यों, क्या आपको चुड़ैलों का कोई तजुर्बा है? कांता ने शरारत से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप हैरान क्यों हैं? इसलिए कि उस चुड़ैल को मैंने अभी अभी देखा था। अभी? हाँ, बस चंद मिनट पहले। कुसुम और कांता अंदर ही अंदर एक लम्हे के लिए फिर खौफजदा हुई। असल में प्रीति के जख्मी होने से सूरत हाल कुछ संगीन हो गई थी, बस इसी का खौफ था। हाँ मुझे बताइए, विनेश ने फिर पूछा। आपको इस पर हैरानी क्यों है? क्या आपको ये नहीं मालूम कि संसार में भूत, चुड़ैलें, सरकटे और न जाने क्या क्या मौजूद हैं, और अक्सर ये इंसानों को परेशान करते रहते हैं। आप लोग मुझे इतने बेवकूफ़ मालूम तो नहीं होते कि एक ऐसे घर में जीवन बिता रहे हैं जहाँ एक चुड़ैल भी रहती है, विनेश ने तंजिया अंदाज में कहा।
तो फिर आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? कुसुम ने खुद को संभाल कर कहा। किसी भी कीमत पर वो इस हकीकत को मुनकशिफ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें बहुत सी खराबियां थी। बात खुल जाती तो प्रीति वगैरह के घराने से ताल्लुकात भी खराब हो सकते थे, और अगर बात घर वालों को मालूम हो जाती तो अच्छी खासी डांट फटकार पड़ती इन लोगों को। चुनाचा वो अपने झूठ को सच बनाने पर तुली हुई थी। आप क्या समझते हैं विनेश जी, हमारे बारे में आपको सब कुछ मालूम है? क्षमा चाहता हूँ, ऐसा दावा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे तो आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तब ही ना आप ये अल्फाज कह रहे हैं। ये हमारे पुरखों का घर है, और ये चुड़ैल वाली रिवायत वो तो हमारे दादा परदादा के ज़माने से चली आ रही है। हमने दर्जनों बार खुद उसे देखा है। आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। जब पूर्णमासी की रात होती है और आकाश पर पूरा चंद्रमा खिला हुआ होता है, तब आप देखते जरा उसके जलवे। छमछमाती जेवरात में लदी आती है और चांदनी में नाचती है। हम सब तो रात को उसकी वजह से बाहर नहीं निकल सकते, मगर आप कुछ अजीब से अंदाज में ये सवाल कर रहे हैं। पुरखों की रिवायतें छोड़कर कौन भागता है? और फिर उसने कभी हमारे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने काम से काम रखती है, तो फिर घर छोड़कर भागने की क्या जरूरत है? लेकिन अभी मैंने उसे देखा था, विनेश ने गहरी सांस लेकर कहा। दिन की रोशनी में? हाँ, मैंने कहा ना, अभी की बात कर रहा हूँ। वो हाथ में झाड़ू लिए यहाँ की सफाई कर रही थी। विनेश जी, आप मजाक कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, जरा जमीन देख लीजिए। लग रहा है ना कि यहाँ झाड़ू लगाई गई है अभी। झाड़ू तो रोजाना ही लगती है, हमारे घर में काम करने वाली लगाती है। वो थी, 100% वही थी। जब आप लोग आई और आपकी आवाजें मैंने सुनी तो मैंने गर्दन घुमा कर देखा, बस इसी लम्हे वो गायब हो गई। ये नई इतला है हमारे लिए विनेश जी। तो आप अभी इस बारे में एतराफ नहीं करेंगी कि वो चुड़ैल नहीं थी? मेहमान हैं आप हमारे, हम क्या कहें? आइए ना, अंदर आइए। पता नहीं क्यों आप ये बेतुका सा एतराफ हमसे क्यों करवाना चाहते हैं। देखिए, पता तो चल जाएगा। मैं आपके घर वालों से पूछूंगा। जरूर पूछिए, आइए अभी पूछ लीजिए, कांता ने किसी कदर बिगड़ कर कहा। नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। जरूर आइए, लेकिन किसी के घरेलू मामलात को इतना ज्यादा खरीदना कुछ अजीब सा लगता है विनेश साहब। फिर भी हम आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। विनेश ने गर्दन हिलाई और बोला, बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ मैं अब। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ चल पड़ा और फिर उसकी कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। कुसुम और कांता ने गहरी सांसें ली। कांता बोली, अजीब झक्की आदमी है, जान को ही लग गया। अरे बाबा, तुझे क्या दूसरों के घर के मामलात में? तेरा मसला तो है नहीं। हम तो खुद बेचारी प्रीति के लिए दुखी हैं कि हमारे मजाक से वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई। लेकिन उस आदमी को ज्यादा मुंह नहीं लगाना, कहीं सचमुच ही माता पिता तक न पहुंच जाए। दादी जी तो जान को अजाब डाल देंगी, शामत आ जाएगी हमारी। उसे 50 रुपए दिए हैं, मेरे पास अब पूरे महीने का जेब खर्च 1 रुपया भी नहीं है। वो तो जुबान खोलेगी नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये आदमी दोबारा ना आए। कुसुम ने अजीब सी निगाहों से बहन को देखा और बोली, बस एक बार उसे समझाएंगे कि इतनी ज्यादा खरीद ना करे। फिर उसे ही क्यों सबसे ज्यादा लगी हुई है, और लोग भी तो मुतासिर हुए हैं। हाँ, ये तो है। आओ चलो अंदर चलें। दोनों घर में दाखिल हो गईं और अपने अपने कमरों की जानिब चल पड़ी। धर्म किशोर आधी कच्ची और आधी पकी केरियां लेकर आया था। खट्टी मीठी केरियां देखकर लड़कियों के मुंह में पानी भर आया। कुसुम और कांता दोनों ही उन केरियों की शौकीन थी, लेकिन धर्म किशोर कोई आधा किलो या ज्यादा से ज्यादा 3 पाव केरियां ही लेकर आया था, जो किसी और को नहीं मिल सकती थी। बमुश्किल तमाम एक उन दोनों के हाथ लगी थी। दोनों मजे ले लेकर उसे चट कर गई। धर्म किशोर ने बीवी को बताया, अरे ये जितने बड़े लोग होते हैं ना, उनके दिल बड़े छोटे होते हैं।
हमारे मालिक का बाग है। जमींदार जी दिल के इतने छोटे हैं कि बस बताया नहीं जा सकता। छोटी से छोटी चीज का हिसाब रखते हैं। वो तो आज छुट्टी करके बाग की तरफ से गुजर रहा था कि बंसीराज मिल गया। बंसीराज माली है। ये कैरियां टूटकर गिर पड़ी थी। कंधे के रुमाल में बांध रखी थी उसने कि मालिक को पहुंचाएगा। बस मेरा दिल ललचा गया। मैंने कहा, यार बंसीराज, 2-4 तो कैरियां हैं, मुझे दे दे। बेचारे ने हंसते हुए दे दी और कहा, महाराज, मेरा बस चले तो मैं आपको 4-5 किलो तोड़कर दे दूं, पर मेरी चंदिया पर 4-5 बालों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जान की तरह हिफाजत करता हूँ। वो तो अभी मालिक को पता नहीं चला है कि ये कैरियां टूटकर गिर गई थी। बहरहाल ले जाइए, लेकिन भगवान के लिए किसी को बताइएगा नहीं। भला हो इन जमींदार जी का, जरा सी कैरियां तक नहीं दे सकते। बस बाबा, बस क्या किया जाए, जिंदगी गुजारने के लिए कमहार का गधा बनना ही पड़ता है, धर्म किशोर ने कहा। ये बातें कुसुम और कांता भी सुन रही थी। कुसुम ने कहा, क्यों ना हम अपने भाइयों से कहें कि वो रात को जमींदार जी के बाग में घुसकर कैरियां तोड़कर लाएं। नहीं भाई नहीं, बच्चे हैं। अगर बंसीराज माली ने देख लिया तो पकड़ लेगा और मारेगा अलग और शिकायत अलग करेगा, और फिर पिताजी बच्चों की धनाई लगाएंगे। और अगर कहीं जमींदार जी को मालूम हो गया तो बाप रे बाप, पिताजी की नौकरी तक खतरे में पड़ सकती है। यार मगर देखो तो सही, क्या मजे की कैरियां हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम इन कैरियों से भी महरूम रहे। फिर अचानक ही कुसुम उछल पड़ी। उसने कहा, कांता, वो जो कहते हैं ना कि अगर कुछ हासिल करना है तो अकल भी इस्तेमाल करो और बदन भी, क्या कहती हो इस बारे में? मतलब मैं जानती हूँ तुझ पर कैरियां सवार हैं, बिल्कुल सवार हैं, और एक बार, सिर्फ एक बार हमें ये कैरियां इतनी तादाद में हासिल हो जाएं कि जी भरकर इन्हें खा लें तो समझ लो बात बन जाएगी। क्या करोगी? बस एक तरकीब आई है दिमाग में, जब ही तो इतनी बात कर रही हूँ। बताओ मुझे क्या तरकीब आई है? और कुसुम उसे अपनी तरकीब बताने लगी। खतरा है कुसुम, सोच लो। कांता उसकी बात सुनकर बोली, यार लड़की है काम की, अब तुम देख लो। अभी तक उसने उन लोगों के बारे में जुबान नहीं खोली। हाँ खैर, जुबान तो वो नहीं खोलेगी। 20-25 रुपए दे देंगे उसे। पैसे उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। वजह है ना उसकी, बेचारों के पास एक पैसा भी नहीं होता। बस जो हमारे माता पिता कर देते हैं उसी से गुजर बसर होती है उनकी। कुसुम और कांता तमाम सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ थी। बात यकीनन दिवाली के बारे में ही हो रही थी, और फिर तजवीज दिवाली के सामने पेश कर दी गई। दिवाली, तुझे खटी मीठी कैरियां कैसी लगती हैं? बहुत मजे की, दिवाली ने चटखारे लेकर कहा। खाई हैं कभी? हाँ, 1-2 बार जब बाजार से आई हैं। अरे पगली, बाजार की कैरियों की वो बात कहाँ होती है। जो दरख्तों से तोड़कर खाई जाएं, उनका मजा ही दूसरा होता है। कुसुम और कांता ने महसूस किया कि दिवाली के मुंह में भी पानी भर आया है। कुसुम ने कहा, दिवाली, कैरियां हमें हासिल हो सकती हैं अगर तू थोड़ी सी हिम्मत करे। मैं? हाँ तू। उन दोनों ने अपना मंसूबा दिवाली को भी बताया, और वो खौफजदा लहजे में बोली, और अगर किसी को पता चल गया तो? यार कैसे पता चलेगा, और फिर तेरे तो मजे ही मजे हैं, तू थोड़ी सी हिम्मत करके तो देख। ये कहकर कुसुम ने 10-10 रुपए के 2 नोट और 5 का 1 नोट निकाला तो दिवाली उन नोटों को देखकर निढाल हो गई। आज ही शाम को नंद किशोर राजवती से कह रहा था, राजी, दवा खत्म हो गई है। शर्म आती है भैया जी से कहते हुए। हालांकि 20-25 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। मेरे बदन में ईंठन होती है जब दवा नहीं मिलती। कुछ बंदोबस्त कर राजी, कहीं से 20-25 रुपए ही मिल जाएं। ये सुनकर राजी की गर्दन झुक गई थी। ये 25 रुपए उसकी आंखों के सामने लहरा रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उन पर झपटा मारा और उन्हें अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। कुसुम और कांता ये देखकर हंस पड़ी थी। ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है।
کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔